हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके पहले आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है, उसमें कैपेसिटेंस भी है, उसका वीडियो आपका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, 2 पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है एमसीक्यू का, उसको आप लोग जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, तो सबसे पहला सवाल देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नॉन एज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का क्या हो जाएगा, Q/T। तो Q/T क्या होता है, आपका करंट होता है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक प्लस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा करंट। तो यहाँ पे जब भी फ्लो ऑफ चार्ज देखेंगे और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, अगला सवाल, द करंट विच इज एज्यूम टू बी फ्लोइंग इन ए सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। जैसे देखिए, ये आपका सर्किट है, ये आपका सर्किट है मान लीजिए, और यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर जाके इंटर कर जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव से जब स्टार्ट होता है तो नेगेटिव। ये हमेशा जब भी आप सर्किट सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार का आप डायग्राम बनाते होंगे सर्किट में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या डायरेक्ट करंट बोलते हैं, क्या पल्सेटिंग करंट बोलते हैं, या अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, या कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, यानी वास्तविक रास्ता इसका क्या है, यही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन द इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू सी, ए इज करंट डेंसिटी है, सी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एक आप फॉर्मूला याद रखिए, जे आपका रो बराबर क्या होता है, ई। यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, ए बी इज इक्वल टू सी, सी के जगह पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मेरा, ए के जगह पे करंट डेंसिटी हो गया, तो बी के जगह पे हमको क्या दिख रहा है, रो यानी रेजिस्टिविटी। यानी देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो यहाँ ना कि कंडक्टिविटी होगा, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस, ना ही रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल में। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसी से आपका सारा सॉल्यूशन हो जा रहा है। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। सबसे पहला बात कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो आपका जितना भी सेमीकंडक्टर से बना चीज़ होता है वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में आता है। तो देखिए, फिलामेंट लैंप होगा आपका, कार्बन रेजिस्टर भी होगा, कॉपर वायर भी होगा, तो ये सारा आपका ओमिक रेजिस्टेंस में आता है, सब क्या है, ओमिक में है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉन ओमिक में आपका डायोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्या वेक्टर क्वांटिटी है, या डायमेंशन लेस है। तो आपका जो स्केलर क्वांटिटी है, वो करंट डेंसिटी जो है आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेसिक क्वेश्चंस तो जरूर आप करके जाइएगा, उसमें से जरूर आपको आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। तो सबसे पहले देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या बोला है। ये आपका जैसे बैटरी होता है, सेल होता है, ये प्लस साइन इधर माइनस है, बीच में क्या भरा रहता है, कुछ लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, तो इसी लिक्विड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। तो जब वो कुछ अपोजिशन ऑफर करेगा, यहाँ से यहाँ अगर करंट फ्लो कर रहा है, वो जो रेजिस्टेंस फॉलो करेगा तो उसको तो रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, अपोजिशन को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अब वो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा, या क्या होगा, एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा। जब वो सेल के अंदर में हो रहा है, सेल के अंदर में हो रहा है, तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या दोनों का। तो देखिए, फॉर्मूला क्या है आपका, मोबिलिटी का म्यू बराबर वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कि क्या हो रहा है,
जो आपका मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जा रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इनवर्सली बोलता तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में टिक करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो ओम्स लॉ कहाँ से वैलिड होगा। तो सबसे पहला बात की तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक, एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है कि ऑप्शन वाइज देखते जाइए कौन पहले कैंसिल आउट हो रहा है। अब जब आपका बच गया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि डायोड क्या है, आपका नॉन ओमिक है, तो ओम्स लॉ को कौन फॉलो करता है, जो ओमिक रेजिस्टेंस होता है। तो कंडक्टर जो होगा आपका ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपका जब ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो, यानी कंडक्टर जो होगा वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। चले अगला सवाल चलते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ। क्या लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्या एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, या नॉन ऑफ दिस। तो सबसे पहले ये देखिए कि मटेरियल का प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा, लेकिन लेंथ और एरिया पे ये डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर, मान लीजिए छोटा सा वायर है, ठीक है, किसी चीज़ का, इसमें अगर इसको हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसका जो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, आपका कंपन बढ़ेगा। कंपन बढ़ेगा तो उसी के कारण आपका क्या होगा, टेम्परेचर में, टेम्परेचर के मुताबिक क्या होता है, रेजिस्टिविटी चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका चेंज, यानी जैसे देखिए तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो हो सकता है मटेरियल आपका गर्म होकर गल जाए, पिघल जाए, ये सब भी होता है, तो इसीलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगला सवाल है, नेम द मटेरियल विच गिव्स लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जो भी आपका सेमीकंडक्टर चीज होगा, याद रखिए इसमें सीधा टिक कर देना है, सेमीकंडक्टर ऑप्शन आएगा तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सेमीकंडक्टर का आपको मटेरियल का ऑप्शन दिया है, ना ही गोल्ड, ना ही सिल्वर, ना ही मरकरी। आपका जो सिलिकॉन है वो क्या होगा, सेमीकंडक्टर है, उसमें जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो पावर होता है, यानी कंडक्शन पावर होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अभी सेमीकंडक्टर चैप्टर भी, इस जो आपका क्लास 12 है उसमें सबसे लास्ट चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर का ही है, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, a wire P is half the diameter and half the length of a wire Q of similar material, ठीक है। the ratio of resistance of P to that of Q, ठीक। अब एक वायर है P जो Q मटेरियल से सिमिलर है, मटेरियल दोनों का समान है, लेकिन क्या है, आपका डायमीटर आधा हो गया और आपका लेंथ भी आधा हो गया। मान लिए हम लोग आर क्यू बराबर रो एल बाई ए। अब चेंज किस में करना है हमको, चेंज हमको आर पी वाला में करना है। तो जब हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r का r बाई 2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि डायमीटर आधा तो रेडियस भी आधा, तो r तो ऊपर चला जाएगा 4 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया, ठीक है। और आपका जो एल जो है वो भी क्या हो गया, आधा हो गया, तो ये 2 और 2 कट गया। अब बताइए तो आर क्यू बराबर हमको क्या मिल गया, आर क्यू बराबर क्या मिला 2rp मिल गया, आर क्यू बराबर 2rp मिल गया। अब रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ P टू दैट ऑफ Q, P बाई Q निकालना है, ठीक है। तो P बाई Q निकालना है, तो P बाई Q निकालना है तो क्या करेंगे, P बाई Q निकालना है तो क्या करेंगे, तो P बाई Q कर देंगे। यहाँ से आर क्यू बाई आर पी क्या आपका आएगा, आर क्यू बाई आर पी क्या आएगा, आपका आएगा 2:, आर क्यू बाई आर पी आएगा आपका 2:1, ठीक है। लेकिन हमको क्या पूछा है, P बाई Q, तो P बाई Q होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज लेस, मोर, सेम, या डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इसका दोनों नाम है, ठीक है। अब देखिए मटेरियल का प्रॉपर्टी है तो उसका साइज शेप से क्या मतलब है, तो सीधा बात है कि क्या होगा, सेम होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
अब हम लोग अगला सवाल में चलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितना आपका इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, आपका फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े होंगे आप लोग, Q = NE। तो 1 कूलम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगला, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। देखिए ओम्स लॉ कब वैलिड है, ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में बताना आपका। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज वेरी लो, वेरी हाई, या फिर वेरिंग, या फिर कांस्टेंट। यानी आपको पूछा जा रहा है कि ओम्स लॉ जो है कब वैलिड होगा, वेरी हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, या कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी मटेरियल जो है, हम लोग जब ओम्स लॉ का डेरिवेशन ये क्या बोलते हैं आपको डिफाइन किए थे, तो क्या किए थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर तो कांस्टेंट। ठीक है। अगला है क्रिचर्स लूप रूल। लूप रूल किसको बोलते हैं, कि लूप रूल किस पर डिपेंड करता है। लूप रूल मतलब ये आप सर्किट बनाए, अब इसमें जो लगाएंगे ना, ये क्या एक बना लूप बना ये लूप बना, तो इसमें जो भी हम करंट निकालने का, वोल्टेज निकालने का तरीका जो निकालेंगे उसको हम लोग लूप रूल बोलते हैं। जो लूप रूल है आपका कंजर्वेशन ऑफ क्या डिपेंड करता है, मास पे, चार्ज पे, एनर्जी पे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगला है किरचॉफ्स जंक्शन रूल, किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, चार्ज पे, या एनर्जी पे। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल जो है आपका, देखिए जंक्शन मतलब मान लीजिए ये जंक्शन बना, यहाँ से करंट इधर भी गया, इधर भी गया। मान लीजिए यहाँ आपका 4 एम्पियर का करंट है और इधर आपका 2.5 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, तो बाकी बचा किधर जाएगा आपका 1.5 एम्पियर। यानी कि जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये होता है जंक्शन रूल। अब किस पे है, ये करंट है, और करंट किससे रिलेटेड है, चार्ज पे, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 1 ओम का रजिस्टर ले लिए, ठीक है, तो 1/R = 1 + 1, 1/1, 1/1 क्या आ गया 2। जब R निकालेंगे तो क्या होगा 1/2। तो देखिए तो 1 का लगाए तो 1/2 हो गया, यानी क्या हो गया, घट गया। उसी तरह अगला है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका किस प्रकार का आपका होगा, घटेगा बढ़ेगा। देखिए सीरीज में मान ली वही चीज़ हम 1 ओम का ले लिए, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, तो R इक्विवेलेंट बराबर हम लोग लिखते हैं R1 + R2 लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2। यानी 1 ओम का था, कितना हो गया इक्विवेलेंट 2 ओम, यानी बढ़ गया, यानी इंक्रीजेस। ठीक है। इसी प्रकार का सवाल आपको सॉल्व करते जाना है। इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए अभी जो आपका क्वेश्चन है सारा आपको चैप्टर वाइज मिलते जा रहा है। इसके बाद जब एग्जाम आएगा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, बस साथ में चलते रहना। जैसे जैसे वीडियो मिलते रहेगा रेगुलर इंटरवल पे, वैसे वैसे आप तैयारी करते रहिए। ठीक है। इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, 4 हमको ऐसा लगा रहता है, क्या रहता है R1, R2, R3, R4। ठीक है, तो यहाँ से एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ क्या कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर। तो ये होता है आपका क्या, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर क्या होगा, अगर बोला जा रहा है कि बैटरी को यहाँ लगा दे, गैल्वेनोमीटर को वहाँ लगा दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बैलेंस कंडीशन होता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉट चेंज में टिक करिएगा। अगला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो वहाँ जो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे, म्यू बराबर का पढ़े थे, VD/E पढ़े थे अभी स्टार्टिंग में। तो यहाँ से VD बराबर क्या हो जाएगा, VD बराबर क्या हो जाएगा, μE हो जाएगा। यानी किसके प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय ऑफ मैग्नीज। देखिए एक मटेरियल प्रॉपर्टी है और एक मटेरियल का नाम दिया हुआ है।
तो क्या होगा यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय ऑफ मैग्नीज में, तो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ क्या इंक्रीज करेगा, क्या टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने में। तो सबसे पहला बात की एलॉय ऑफ मैग्नीज आपका टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, इफ n cells each of EMF E and internal resistance are connected in parallel then the total EMF and internal resistance will be। जब आपका टोटल EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले EMF तो E होगा, तो E वाला ऑप्शन आपका दोनों में चलना है। देखिए दोनों A और B में EMF तो E होगा, जितना आप दे रहे हैं टोटल EMF उतना ही होगा ना, बढ़ तो नहीं जाएगा EMF, तो EMF E हो जाएगा। लेकिन देखिए आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, आज नेट निकालना है हमको, तो 1/r डॉट 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 टू n क्या होगा, n/r होगा। और जब इसको उल्टा करेंगे r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा आपका r/n हो जाएगा। तो क्या हो गया E और r/n, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एमीटर का काम क्या है देखिए मान लीजिए आपको एमीटर का पता नहीं है, एकदम आपको नहीं पता कि एमीटर होता क्या है, क्या मेजर करता है। आपको करंट का ये तो याद होगा, यूनिट एम्पियर होता है। और यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म आपका फर्स्ट दो लेटर क्या है, एम, यहाँ भी है, तो सीधा बात है क्या होगा आपका करंट मेजर करेगा। अगला सवाल है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा। वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्ट मीटर करंट को मेजर करेगा नहीं, करंट तो अभी अब हमने पढ़ा कि वो क्या मेजर करता है, आपको एम मीटर बच गया पर नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ही नहीं होगा। रेजिस्टेंस भी मेजर नहीं करता है। वोल्ट मीटर मतलब आपका वोल्टेज मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, वोल्टेज, ठीक। अगला सवाल, व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों इतना एक्यूरेट है, क्या वो एक नल मेथड है, क्या वह एक क्रिचर्स लॉ को फॉलो करता है, क्या वह उसके पास 4 रेजिस्टेंस है इसलिए, क्या वह ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। देखिए सबसे पहले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ओम्स लॉ को अगर फॉलो नहीं करेगा तो चीज़ यहाँ पे सरासर गलत है, वो तो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस होता है वो बात भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ 4 रेजिस्टेंस हो जाने से ऐसा नहीं होता कि उसको हम लोग एक्यूरेट बोल देंगे। तो किरचॉफ लॉ को सारा सर्किट फॉलो करता है। ये सर्किट इसलिए एक्यूरेट है क्योंकि ये एक नल मेथड है। नल मेथड का मतलब है कि जब चारों में से अगर बराबर होगा, यानी इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा, तो बीच में से आपका गैल्वेनोमीटर से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नल मेथड है। अगला सवाल इसी पे बेस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे कि कौन सा 4 आर्म्स में आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, बराबर होगा, बैलेंस होगा। बैलेंस का कंडीशन याद रखिए, R1 R3 बराबर R2 R4 होना चाहिए, ठीक है। R1 इंटू R3, अब मान लिया R1 इंटू R3 करते हैं तो 3 आएगा और बराबर 8 आएगा, होगा नहीं होगा। यहाँ होगा 6 बराबर 8 होगा नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा आपका 9 बराबर 12 हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा। यहाँ देखिए 16 बराबर 16, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर किस पे बेस्ड है, डिफ्लेक्शन मेथड पे, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे, बोथ ए एंड बी पे। तो आपका डिफ्लेक्शन मेथड पे नहीं, ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे डिपेंड करता है, यानी आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मीटर ब्रिज किस पे वर्क करता है, पोटेंशियोमीटर पे कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे या वोल्ट मीटर पे या नन ऑफ दिस। तो मीटर ब्रिज भी एक काम क्या है मीटर ब्रिज का, ये भी आपका रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है। तो इसमें से रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम किसका है, सबसे पहले तो वोल्ट मीटर तो वोल्टेज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया आपका पोटेंशियल का ही काम करता है। इसमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसी का प्रिंसिपल पे आपका क्या काम करता है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रिंसिपल पे आपका मीटर ब्रिज काम करता है, ठीक है।
मीटर ब्रिज का लेंथ कितना होगा, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में गलती मिल गया आपको, गलती प्रिंट हो गया है, तो 100 सेंटीमीटर, यानी कि आपका मीटर ब्रिज का मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर तो ऑप्शन है ही, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर भी होता है, तो 100 सेंटीमीटर भी आपका आंसर होगा, तो दोनों टिक कर सकते हैं। यानी कि जब आपका ऑप्शन मान लीजिए एग्जाम में 100 सेंटीमीटर दिख रहा है तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर दिख रहा है तो 1 मीटर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑप्शन दे दे, लास्ट में दे दे बोथ ए और बी, ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है। अगला आपका ड्रिफ्ट स्पीड का क्या पूछा गया, डायमेंशन। एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका हर एक चैप्टर से डायमेंशंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो हर साल पूछा जाता है। पिछले साल भी आपका डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आपको डायमेंशन जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि डायमेंशन हम लोग 11 में पढ़े थे तो यहाँ नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जो डायमेंशन है हर एक चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी हर एक टॉपिक जिसमें भी डायमेंशन पढ़ना है, जिस टॉपिक का पढ़ना है उसका आपको रिवीजन करा दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए डायमेंशन का भी एक अलग से वीडियो आने वाला है, ठीक है। पहले आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए। उसके बाद डायमेंशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, ये स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड का तो आपको सभी को पता होगा L/T लिखते हैं, यानी L/T-1। ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक आपको ये 30 क्वेश्चन जो होगा बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। और भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, और अगला चैप्टर आपको जल्द आपको MCQ मिल जाएगा।